गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग एक थ्योरम अब फिर डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम ध्यान दे रहे हैं क्वेश्चन बैंक किन्हीं के पास है तो ज़रा क्वेश्चन बैंक हमें भेज दें तो हम थोड़ा देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और तो आज का जो थ्योरम होगा वो थ्योरम किस टाइप से होगा हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे कि ये कोई फील्ड है और उस फील्ड के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, और वहाँ भी बताए थे कि जो फील्ड होता है वो जो आइडियल होता है वो किसी रिंग का होता है। जबकि हम एक थ्योरम लिखा है कि यानी कोई फील्ड है और उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, मतलब आइडियल होगा इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ पर बातें अब ऐसे बनना शुरू हो गई है कि पहले जो आइडियल हुआ करता था वो हम लोग जानते थे रिंग का हुआ करता था। अब जो हम लोग पिछला एक थ्योरम पढ़े थे कि अब फील्ड का एक आइडियल है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये तो डिस्कस की बात थी। तब अब जो हमारा एक थ्योरम आ रहा है कि एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, मतलब रिंग है और उसके पास एक फील्ड होगा। चीज़ें थोड़ा सा नई प्रकार की आ रही है, आप ध्यान दें इस बात पे कि कोई फील्ड है तो कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके बाद उसका एक फील्ड होगा, यानी कि वो फील्ड हो जाएगा। एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है आर, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो कहता है कि वो फील्ड भी हो जाएगा। जबकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी से फील्ड तक पहुंचने के लिए हमको एक चीज़ बोलना पड़ता था कि उसके पास एवरी नॉन जीरो एलिमेंट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है कि यहाँ पे एवरी नॉन जीरो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि यदि कोई फील्ड है, कोई कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो वही फील्ड होगा। लेकिन एक कंडीशन है कि हम लोग जानते हैं रिंग के पास आइडियल होता है, रिंग के पास आइडियल होता है, आइडियल और फिर रिंग आर लिखते थे ना, तो रिंग के पास आइडियल होता है। और यदि वो आइडियल इम्प्रॉपर आइडियल हो, यानी कि प्रॉपर आइडियल नहीं हो, तब वो रिंग हमारा फील्ड कहलाएगा। तो पीछे वाले थ्योरम से भी हम लोग जान रहे हैं कि यदि कोई फील्ड है तो उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, फील्ड के पास। अब जो हमारा थ्योरम अभी आ रहा है, ये थ्योरम हमारा क्या बोल रहा है कि कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, वही कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हमारा फील्ड हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि वो जो कम्यूटेटिव रिंग ऑफ विथ यूनिटी जो है उसके पास जो आइडियल होता है वो आइडियल प्रॉपर हो, सिर्फ ऐसा इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर नहीं हो। क्लियर है? तो उस थ्योरम से कुछ ना कुछ बातें घुमा के फिरा के बातें की जा रही है। चलिए आते हैं हम लोग थोड़ा बोर्ड पर, वहाँ जाते हैं, चलिए समझ में आएगा। थ्योरम नंबर दे दीजिएगा, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी is a field if it has no proper idea। नो प्रॉपर आइडियल के मतलब लिख देते हैं, दैट इज only improper idea।
कोई प्रॉपर आइडियल क्या होता है, एक जीरो वाला और एक रिंग वाला। नोट में लिख लीजिए यहाँ पर BBI। एक रिंग है, ये कम्यूटेटिव रिंग with unity and it has no super idea। तब ये जो रिंग था हमारा ये फेल हो जाएगा। क्लियर है? यदि ये ऐसा है तो ये फेल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग थ्योरम पे आते हैं, प्रूफ करेंगे। जान रहे हैं फील्ड होने के लिए सिर्फ एक नई चीज दिखानी है हमको, वो क्या है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पीछे भी हम लोग कुछ थ्योरम पढ़े हैं, एक सेट वाला थ्योरम पढ़े थे आर्य वाला, उसका प्रयोग करेंगे। आइए लेट R be any commutative ring with unity। ये commutative ring है with unity and it has no proper idea। We shall to so that हमको दिखाना होगा और ठीक है, बात समझ में आ गया। बातें उसी तरह का लिखे कि आर बी एन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है। जब इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है तो हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि ये फील्ड है। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी अभी आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में देखें। फॉर दिस it is enough to show that every non-zero element has बात समझ में आ गई होगी कि यदि हमको फील्ड दिखाना है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तक हमारा काम हो ही गया है पहले से। अब एक स्टेप बचता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? तो हम पहुंच जाएंगे क्या चीज पे, वो फील्ड पे। तो दिक्कत नहीं, वही बात को हम लिखे, लेट A is not equal to 0 belongs to ring R। Let us consider a set R A। पहचान करोगे, ठीक प्रीवियस लेक्चर के थ्योरम में हम लोग पढ़े थे आर ए क्या था, एक सेट था और उस सेट को हम लोग क्या वहां दिखाए थे, आइडियल दिखाए थे। तो जिस तरह वहां दिखाए थे उसी तरह यहाँ दिखाएंगे। वो सेट जैसा था वैसा सेट यहाँ होगा। कम्यूटेटिव वर्ड पहले भी दिया हुआ था, अभी भी दिया हुआ है। आर जहाँ पे आर का एलिमेंट था कैपिटल आर का, यानी कि कैपिटल आर। फर्स्ट ऑफ
all we want to show that RA is an ideal of Riemann। कहीं कहीं मिस्टेक से ए आइडियल लिख देते हैं, तो याद रखिएगा एन आइडियल ही होता है, लिखते लिखते भूल जाते हैं। ठीक है, फॉर दिस वी वांट टू शो दैट, इसके लिए हमको क्या साबित करना होगा, आर ए को क्या दिखाना है, हमको आइडियल दिखाना है। आर ए क्या है, एक सेट है, अब ये दिखाना है तो ये आइडियल होगा, उसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, अंडर एडिशन एच सब ग्रुप ऑफ commutative ring infinity R, that is, इसके लिए क्या बात हमको दिखाना होता है, let U belongs to RA, V belongs to RA, दो एलिमेंट लेंगे, नॉन इम्पिटी तो होना तय है, RA का नॉन इम्पिटी होना तय है, क्योंकि कुछ होना हो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो वाला होगा ही, क्योंकि रिंग ही है, यहाँ पर यार रिंग ही है और एक एलिमेंट ये आ गया, तो वो तो नॉन इम्पिटी सबसेट होना बात तय है। हमको सिर्फ दिखाना है कोई एलिमेंट इसमें है, वो एलिमेंट इसमें है, दोनों का माइनस क्या हो, u माइनस v कहाँ हो, R A में। तो दिक्कत ये आपको समझने के लिए इस बात को लिख दिए, आप लिखेंगे भी इस लाइन को ना भी लिखेंगे, क्योंकि आगे उसको डिस्कस करके ज्यादा बढ़िया से लिखेंगे प्रूफ में। अच्छा, इसके बाद अब क्या दिखाना पड़ेगा, पहला ये, दूसरा क्या दिखाना पड़ेगा कि कोई एक एलिमेंट इसमें है और कोई आर में है, आइडियल किसको दिखाना है, आर ए को दिखाना है, तो उसमें एक एलिमेंट माने और ये इसमें चला गया, इंप्लाई करना चाहिए यू आर बिलोंग्स टू आर ए और आर यू बिलोंग्स टू आर ए, फॉर ऑल यू भी बिलोंग्स टू आर ए एंड कैपिटल आर बिलोंग्स टू आर। जिसको आइडियल दिखाना होता है रिजल्ट उसी में आना चाहिए। आइडियल का एलिमेंट यदि लेफ्ट साइड है तो राइट आइडियल, और राइट साइड है तो लेफ्ट आइडियल। बात समझ गए? हम लोग मानेंगे इस लाइन को इसलिए बोले थे क्योंकि यहाँ डिस्कस करने के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट यू बिलोंग्स टू आर ए, वी बिलोंग्स टू आर ए, सच दैट इस प्रकार से u इज इक्वल टू r1, u इज इक्वल टू सेट लिए थे कैसा, आर ए टाइप का सेट लिए थे, ये था ना ये हमारा सेट था। तो जो भी एलिमेंट उस सेट आर ए में होगा वो किस प्रकार से होगा, आर ए में जो यू होगा और वो भी होगा वो इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि सेट आर ए का ऐसा है, पहला एलिमेंट r1 a एंड v इज इक्वल टू r2 a, where r1 and r2 belongs to रिंग R। चलिए उन्हें दिख रहा होगा पर मैंने पीछे थ्योरम में लिखी है। चलिए ना u माइनस v इज इक्वल टू, u का वैल्यू दिया हुआ है r1a माइनस r2a, समझ में आ गया होगा। पीछे वाले थ्योरम से हम यूज कर रहे हैं r1 r2, समझ में आ गया होगा। वो प्लस करके अलग कर लीजिए या प्रॉपर्टीज का यूज कर लीजिए।
चूंकि किस हिसाब से प्रॉपर्टीज था, बाय डेफिनेशन बाय जनरल थ्योरम ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बाय जनरल properties of ring, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से इक्वल टू ये R3 मान लीजिए A में है, ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा R में, वो चीज चेक कर लेते हैं। चूंकि R1 या वेयर, चूंकि मान लीजिए वेयर दीजिए R1 R2 इज इक्वल टू R3, इसकी जगह ये माने, और ये बिलोंग पक्का करेगा R में। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि R1 और R2 दोनों R में है, और दोनों का जो माइनस R1 में भी R में होगा बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, और फिर दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी से ऐड करेंगे तो रेशियो में होगा। तो ये R3 A जो है ये R A में बिलोंग करेगा। देखिए तो इस फॉर्म में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा चीज अब हम प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं। अगेन फिर U belongs to RA, R belongs to R। हम लोग लेते हैं U R इधर लेते हैं, उसमें भी लिए थे, ध्यान रखते हैं एक बात का, R U का वैल्यू आप जान रहे हैं सच दैट U इज इक्वल टू R1 A। क्लियर है? यहाँ लेट वर्ड यूज कर लीजिए, R1 A इज इक्वल टू R1 A। इस बातों को भी आप समझ गए होंगे, पहले भी बताए थे। क्या है भाई इसमें कि RA ये एलिमेंट R का, ये एलिमेंट R का, ये एलिमेंट R का, सारा एलिमेंट R का है, 3 एलिमेंट है यहाँ पर R का है। R कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग है तो दो नंबर कंडीशन में जब आते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। सेमी ग्रुप का जब फॉर्मेशन होता है तो पहला क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए R1 और R1 ये दोनों का दोनों एलिमेंट कहाँ का, R का, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो उसी में होगा। मतलब ये R4 मान लेते हैं। R4 मानने का कारण समझ गए होंगे। अभी 3 मान चुके थे, इसलिए 4 माने। इज इक्वल टू बिलोंग्स कहाँ कर गया, RA में कर गया, क्योंकि इस फॉर्म से मिल रहा है सेट में। रीजन दे देते हैं वेयर, जहाँ पर R4 इज इक्वल टू R1 बिलोंग्स टू R। लिख देंगे तो लिख दीजिए बाय क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। बातें समझ में आ गई होगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया? देयरफॉर ये सीधा 10 RA इज आइडियल ऑफ रिंग R। ये बात ये सिर्फ नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ रिंग है, दिया हुआ है पहले से कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। चलिए ये तो आइडियल हो गया, बताते हैं ये बात आपका पहले भी बना हुआ था। अब आगे आइए, आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। थ्योरम में लिखा हुआ था इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, बट R has no proper
नो प्रॉपर आइडियल, इसके पास आइडियल प्रॉपर आइडियल नहीं है। देयरफॉर जब R के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है और RA आइडियल हुआ है, देयरफॉर RA इज इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर होगा, आइदर आइडेंटिटी के बराबर होगा या वो R के बराबर होगा। अभी हम दिखाए कि सेट जो RA लिए वो क्या है, आइडियल है हमारा। अब वो आइडियल है तो कैसा आइडियल है, वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन थ्योरम में पहले ही बता दिया गया है इट हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। जब ये प्रॉपर आइडियल नहीं है तो ये कैसा आइडियल होगा, इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर मतलब पूरा बड़ा हुआ जीरो वाला आइडेंटिटी, छोटा वाला आइडेंटिटी रखने वाला, या पूरा बराबर वाला, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि वो तो आइडियल एक है, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन एक बात बताइए, R के पास जो एलिमेंट है, माने है ना लेट, इस जगह लिखे थे लेट इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, तो वो जब 0 के बराबर नहीं है तो मतलब उसमें कोई एलिमेंट है जो 0 नहीं है। 0 तो रहना तय है, 0 रहना तय इसलिए है क्योंकि जब उसको हम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यानी कि रिंग कहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा ही। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा तो, और वो एक एलिमेंट 0 रहा और एक एलिमेंट A माने हैं, तो वो 0 नहीं है, तो क्लियर है कि छोटा वाला सेट जो होता है सिर्फ 0 रखने वाला सेट उसके बराबर नहीं रहा होगा, यानी कि वो इसके बराबर हुआ होगा। दोनों में से एक कंडीशन है, ये कंडीशन क्यों नहीं, रीजन दे देंगे और इस कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा होगा। बट is not equal to 0 belongs to R, therefore R ये जो आइडियल है एक 0 वाला नहीं होगा। thus RA is equal to R। बात समझ में आ गया होगा, ये 0 के बराबर नहीं है और ये इसमें है, तो ये पक्का है कि ये इसके, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक A वाला है, एक R वाला आएगा, तो RA आएगा, तो उस हिसाब से माना। चलिए अब लिखते हैं, नाउ 1 बिलोंग्स टू R। ऐसा क्यों लिखिए, क्योंकि R कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। देखिए यहाँ पे विथ यूनिटी, सिंस R is commutative ring with unity। ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, मतलब इसमें यूनिटी एलिमेंट है। सिर्फ इतना भी लिख सकते थे R विथ यूनिटी, इतना भी लिखते implies that। अब ये A जो है हमारा AB belongs to BA किसी एलिमेंट के बराबर होगा, तो दिक्कत नहीं, implies that। इसको ऐसे लिखते हैं, लाइट implies that 1 belongs to R। ऐसा क्यों लिखे भाई, सिंस RA बराबर R है। अब देखिए तो इसमें तो एलिमेंट होगा वो फॉर्म में होगा, AB बराबर BA इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R। अब ये प्रश्न उठेगा कि AB लिख दिए फिर BA भी क्यों लिखे, क्योंकि ये जो एलिमेंट ले रहे हैं 1 के बराबर है और ये 1 कहाँ है, RA में है। R1 किसके बराबर है, R के बराबर है, और ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, कम्यूटेटिव रिंग है तो
कम्यूट करके रहा ही होगा एलिमेंट, इम्प्लाइज दैट कोई भी एक ले लेते हैं, बी ए इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये इसके बराबर है, दिया हुआ है। चलिए अब देखिए तो ए बी ए इज इक्वल टू 1, बी ए इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर। अब ये बी ए इक्वल टू 1 है, मतलब ये इसका इन्वर्स रहा होगा या इसका इन्वर्स रहा होगा। ये पहले मान चुके थे आर का नॉन जीरो एलिमेंट है, कोई दिक्कत, तो ये बी पक्का ए का इन्वर्स रहा होगा, विच इंप्लाइज दैट बी इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, दैट इज ए जो हम लिखे थे इस तरह का चीज जो हम लोग लिए थे पहले लेट करके, तो वो एक आर्बिट्रेरी चूजन था, तो आर्बिट्रेरी के लिए हमको आर्बिट्रेरी इन्वर्स मिला, दैट इज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एवरी नॉन जीरो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट था सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ, किसमें, इन आर में। और यही तो हमारा प्रूफ करना था, इट इज इनफ टू शो दैट वाले में, therefore R is free, R हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। चलिए अब ये हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद अब जो हम थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो थ्योरम क्या है, आप एक रिंग लेंगे और उस रिंग में एक चीजों को हटा देंगे। देखिए क्या हटाते हैं, कम्यूटेटिव वर्ड हटा दिए। जब हम लोग कम्यूटेटिव वर्ड हटा देते थे तो स्क्यू फील्ड बनता था, और उस समय बोले भी थे कि स्क्यू फील्ड का दूसरा नाम क्या है, डिवीजन रिंग है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये फील्ड था, और यदि कम्यूटेटिव वर्ड हटाते थे तो हमारा क्या तैयार होता था, स्क्यू फील्ड होता था, ठीक है। और जब ये स्क्यू फील्ड हमारा होता था तो इसी का दूसरा नाम हमारा क्या था, डिवीजन रिंग। और कम्यूटेटिव वर्ड जैसे हटाए तुरंत कह देगा मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव आर के बारे में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में ये भी थ्योरम आता है, ये भी प्रूफ करते हैं। एक चीज़ मिस हुआ है इस थ्योरम में, देखिए यहाँ पर जब हम कह दिए थे इसके ठीक पहले में कि ये कम्यूटेटिव रिंग हो गया तो आइडियल हो गया, तो वहाँ पे आप अंडरस्टूड रहेंगे, आप वहाँ पर अंडरस्टूड रहेंगे कि ये कम्यूटेटिव है, और यदि लेफ्ट साइड से एक दिखा दिए तो राइट साइड से भी हो गया। क्लियर है, ये अंडरस्टूड वर्ड है। हम पिछले थ्योरम हालांकि उसमें हम डिस्कस किए थे कि लेफ्ट आइडियल हुआ था, वो राइट आइडियल हुआ था, और फिर लेफ्ट आइडियल हम दिखाए थे। तो ये अंडरस्टूड चीज़ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये थ्योरम क्लियर हुआ। A ring with unity is skew filled.
इसी का दूसरा नाम है डिवीजन रिंग। थ्योरम दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं, स्क्यू फील्ड है या डिवीजन रिंग, इसी का नाम है डिवीजन रिंग। इफ it has इसके पास होगा नो प्रॉपर आइडियल, इसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं हो। A ring with unity, थ्योरम पढ़ रहे हैं, a ring with unity is skew filled या division ring। A ring with unity is skew filled या division ring if it has no proper ideal, यदि उसके पास proper ideal नहीं हो। प्रूफ करें। Let R be any ring with unity, ring with unity, and it has no proper ideal, if let R be any ring with unity if it has no proper ideal, this I will show that this I will so that R is skew filled or division। देख लीजिए, एक बात हम फिर से बोल रहे हैं, नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव वर्ड भी थ्योरम में लिखा हुआ रह सकता है, याद रखिएगा। नॉट कम्यूटेटिव वर्ड, नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव। तो जैसे नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव हो गया, आपके दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि कम्यूटेटिव यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम लोग कम्यूटेटिव वर्ड ही हटा दिए, कोई दिक्कत। या फिर ये भी लिखा जा सकता है, इट हैज़ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इटसेल्फ आर आइडियल। तो वो उसका मतलब हो गया प्रॉपर आइडियल। प्रॉपर हो गया मतलब उसका मतलब इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर हो गया तो फिक्स हो गया कि उसके पास प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लास्ट में नहीं होगा तो थ्योरम का उस तरह का मॉडलिंग करके दे देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको फिर रिविजन करें। चलिए, फॉर दिस we want to show that every non-zero element has left and as well as right क्लियर बात समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा कि हमको दिखाना है कि ये स्क्यू फील्ड है या डिवीजन रिंग है। स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग जो हम बात कर रहे हैं स्क्यू फील्ड या डिवीजन फील्ड या स्क्यू फील्ड। हाँ, स्क्यू फील्ड।
ठीक है सॉरी, स्क्यू फील्ड या फील्ड, ये दोनों चीज़ हमारा रिंग से आता है। बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाए तो उस पर थोड़ा सा आप लोग गाइड करेंगे। तो ये जो हमारा स्क्यू फील्ड है और फील्ड है, ये दोनों का दोनों चीज़ हमारा रिंग से आता है। ठीक है, यदि रिंग में कम्यूटेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ रहे तो वो फील्ड की तरफ चले जाता है, और यदि कम्यूटेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ रहे रिंग में तो वो कहाँ चला जाता है, स्क्यू फील्ड की तरफ चले जाता है। स्क्यू फील्ड का दूसरा नाम डिवीजन रिंग होता है। यहाँ कम्यूटेटिव वर्ड का यूज नहीं है, तब हमारा ये कहाँ चला जाएगा, स्क्यू फील्ड की तरफ चला जाएगा। एक वर्ड यूज़ किए हैं कि दोनों के लिए हमको एक चीज़ जोड़ना होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया कि यदि स्क्यू फील्ड की तरफ जाता है तो कम्यूटेटिव वर्ड तो प्रयोग होकर के वहाँ नहीं गया है, और जब वहाँ कम्यूटेटिव वर्ड प्रयोग होकर नहीं गया है तो अब हमको दिखाना मस्ट हो गया कि वो जो इन्वर्स है वो लेफ्ट साइड से भी हो जाए और राइट साइड से भी हो जाए। ग्रुप थ्योरी पार्ट 1 में भी इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। चलिए, हमको यहाँ से दिखाना है लेफ्ट एज वेल एज राइट। चलिए, लेट ए नॉन जीरो belongs to R. Let us consider a set RA where R belongs to R. First of all, we want to show that R is an array. For this we want तो that क्या दिखाना पड़ेगा, RA प्लस each सब ग्रुप ऑफ R एंड सेकेंड वर्ड हमको क्या दिखाना पड़ेगा बताइए, U belongs to A, R belongs to R implies that UR belongs to R। देखिए, इसमें लेफ्ट साइड से दिखा पाना मुश्किल है, क्लियर है, कोई एक ही हम लोग दिखाएंगे और इसके बाद फिर आइडेंटिटी एक तरफ से इन्वर्स दिखाएंगे और दूसरी तरफ से लेट हमको मानना पड़ेगा U belongs to RA, V belongs to RA, such that U is equal to R1A, V is equal to R2A, where R1, R2 belongs to R. Now U minus V is equal to R1A minus R2A, R1 minus R2, रीजन ले दीजिएगा, अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, बिलोंग्स टू RA, रीजन दे दीजिएगा। ये पहला चीज हो गया, दैट इज U minus V belongs to RA। अगेन U belongs to RA, U belongs to RA, R belongs to R,
यहाँ फॉर ऑल वर्ड यूज कर लेंगे, यू भी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू आर, ये दैट इज करके लिखते हैं। तो implies that now यू आर इज इक्वल टू आर, इस साइड लगाते हैं, बताए थे क्यों लगाते हैं। यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे सच दैट, यहाँ पे लेट सच दैट यू इज इक्वल टू R1A, जैसे ऊपर में था उसी तरह यहाँ भी फॉर्मेलिटीज है। R1A इज इक्वल टू R1, रीजन समझ में आ गया होगा, पीछे लिखे ही हैं। R3A बिलोंग्स टू RA हो गया, RA हो गया। चूँकि क्या है भाई, चूँकि ये चीज़ इधर हो गया तो ये तो हो गया, चूँकि क्या तो हम लिख ही देते हैं R1 इज इक्वल टू R4 कर दीजिए इसको, बिलोंग्स टू R में, दैट इज R, ये क्या बिलोंग कर, कहाँ बिलोंग कर गया, RA में। आप हमें ये बताएं ये किसका, U किसका एलिमेंट है, U बिलोंग्स टू R, A का एलिमेंट है। ये किस साइड लगा है, राइट साइड लगा है। ये आइडियल हो गया ना, कैसा आइडियल हो गया, लेफ्ट आइडियल हो गया। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। देयरफॉर RA इज लेफ्ट आइडियल, ये लेफ्ट आइडियल हो गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ भी लेफ्ट होता, कम्यूटेटिव था, इसलिए वर्ड यूज कर लिए सेम टू सेम। ये लेफ्ट आइडियल हो गया, ये जब लेफ्ट आइडियल हो गया हमारा, लेफ्ट आइडियल यूज करेंगे। बट चलिए लेफ्ट हो या राइट हो उससे फर्क नहीं है, इतना सा बात याद रखना है कि जो एलिमेंट लेंगे वो कम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। बट R has only वहाँ लिखे थे, वहाँ पे लिखा हुआ था, दैट इज करके नीचे लिख देते हैं। R has no proper ideal, माइंड रखिएगा, नो प्रॉपर आइडियल मतलब देयरफॉर ये जो हमारा आइडियल निकला, ये कैसा आइडियल निकला, सिर्फ लेफ्ट आइडियल निकला है, वो इसके बराबर आइदर करके, आइदर देयरफॉर के आइदर, या RA जो है हमारा वो R के बराबर होगा, इम्प्रॉपर है इसीलिए ऐसा होगा। बट लेकिन ये जो एलिमेंट A है वो 0 के बराबर नहीं है, वो R का है, देयरफॉर RA इज इक्वल टू R। नाउ 1 बिलोंग्स टू RA, R विथ यूनिटी है, क्योंकि सिंस R with unity है, ये विथ यूनिटी है तो ये RA में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि RA इज इक्वल टू R है। अब हमें बताइए, ये किसी एक साइड से ले लीजिए, BA ही ले लीजिए, कोई एक लेना है, कम्यूट नहीं कराना है, याद रखिएगा। इज इक्वल टू 1, यदि इसमें 1 एलिमेंट है तो RA का जो सेट था उसमें 2 एलिमेंट के तौर पे था कि नहीं, पहला एलिमेंट R और दूसरा A,
अब आप कहेंगे कि ए बी क्यों माने, आसान होगा समझने में, पार्ट 1 में भी हम लोग इस तरह से समझे थे। तो आर रहे तो क्लियर, वो अंडरस्टूड रहेगा चीज़, आप वो भी कर दें। तो वहाँ पे कहेंगे कि जो बचा एलिमेंट ए के अलावे वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा। जैसे आर ए जो हमारा सेट है, आर ए जो हमारा सेट है उसमें ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट को आप आर भी मान सकते हैं बी के जगह पर, तो क्योंकि उस हिसाब से सेट में आ जाएगा, समझ रहे हैं। विथ यूनिटी यदि यूनिट एलिमेंट आर में है तो आर ए में भी गया ना, और आर ए में जो एलिमेंट है वो इस प्रकार का है क्या नहीं, तो इसके बगल में आर जो है तो वो हम बी मान लेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, समझने में आगे आसान होगा। थोड़ा सा यहाँ जो दिक्कत था वो हम बता देंगे, कोई दिक्कत। ये सेट में आर ए था, तो ये बिलोंग करेगा हमारा आर ए में। क्या इम्प्लाई करता है ये, इसका पक्का इन्वर्स होगा कि नहीं, एक लाइन और लिख लें, बराबर 1 बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आर ए का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, सेट का प्रयोग का क्या जरूरत बस इसी जगह था कि हम कोई पेयर एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट इसमें ले सकें, आर में ले सकें। तो आर में लेने के लिए हमको एक नया कंसीडर करना पड़ा फंक्शन, जिसका नाम सेट, जिसका नाम आर ए था। अब ये आर ए जब हमारा कंसीडर हो गया, तब हम उसमें इस प्रकार के मल्टीप्लिकेशन किए हुए दो एलिमेंट को लिए। अब जब इस दो एलिमेंट को हम ले लिए तो वो दो एलिमेंट को 1 के बराबर किए। अब ये 1 के बराबर कैसे किए, वो ऐसे किए कि आर विथ यूनिटी वर्ड है, तो ये विथ यूनिटी वर्ड है तो वो आर ए में भी रहा होगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह था जिसमें हम 1 को आर से आर ए में ले गए और आर ए से हम लोग निकाले एलिमेंट, दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, और उस मल्टीप्लिकेशन को कोई एक एलिमेंट 1 के बराबर किए। यहाँ पे बगल में लिख भी दे सकते हैं, फॉर सम एलिमेंट बी ऑफ आर, क्योंकि आर ए में जो भी एलिमेंट आना है वो आर से आना है। ये जो आर बिलोंग्स टू आर लिखे थे ना, आर बिलोंग्स टू आर, तो इस आर की जगह पे हम बी ले लेंगे, बी हो गया। तो कुछ के लिए तो एक एलिमेंट के लिए तो आना तय है, कोई एक एलिमेंट जरूर रहा होगा, यहाँ 1 रहा होगा क्योंकि इस सेट में 1 एलिमेंट है, तो ये इसमें जितना भी फॉर्मेशन रहा वो इसी तरह रहा, तो इसी तरह का कोई एक के बराबर हुआ होगा। फॉर्सन इसलिए कर लिए कि एटलीस्ट 1 भी यूज कर सकते थे, फॉर्सन कर लिए कि सारा चीज हटेगा। चलिए, विच इम्प्लाई दैट बी ए, पक्का है कि बी इज द ऐसा इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, बी इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए इन आर, ऑफ ए इन आर। चलिए अब हमको क्या दिखाना है, नाउ only to show that B is also, ये लेफ्ट इनवर्स हुआ है, राइट लिखना होगा, राइट इनवर्स ऑफ ए इन आर। दिक्कत ना, देखिए ये नाव साथ में, नाव ओनली पर ये कोमा देके नीचे लिख रहे हैं। चलिए बी ए हम लोग यूज कर लेते हैं, बी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए तो 1 दिया हुआ है, हम लोग लिखने जा रहे हैं बी इनवर्स बी ए
B equal to 1 implies that B inverse B और ये A B, ये इसके साथ और ये इसके साथ चलेंगे, ये 1 देखिए B ये B इनवर्स B, ये B इनवर्स B, ये आइडेंटिटी 1, ये AB इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 1। क्या किए ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड इनवर्स राइट साइड प्लेन B से मल्टीप्लाई किए, तो इस साइड भी करना पड़ेगा, इधर यहाँ लगाए तो यहाँ भी लगाए और यहाँ भी लगाए तो यहाँ भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसके साथ एलिमेंट आ गया और ये इसके साथ चला गया, जहाँ तय है 1 2 3 है, तो 3 में ये दोनों इसके साथ आ सकता है, अकेला छूट सकता है, और जब ये अकेला छुटाती है इसके साथ आ गया, जनरल सी बात अब हो गई है। अब ये बीच में तो 1 था बेचारा, अब ये तो 1 आइडेंटिटी की तरह गोल हो गया, B इनवर्स B बचा। अब ये इसके साथ आ गया तो ये आइडेंटिटी दे दिया, और ये इसके साथ आ गया तो आइडेंटिटी दे दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिया। क्लियर है, AB बराबर 1। अब AB बराबर 1 तो पक्का है कि B इनवर्स होगा, एक और A इनवर्स होगा, B का जरूरत है B को दिखाना, विच इम्प्लाइज दैट B इज राइट साइड है, B इज राइट इनवर्स ऑफ A इन R, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। देखिए हमारा B हो गया, लेफ्ट इनवर्स हो गया, और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, राइट इनवर्स हो गया। अब ये बताइए इनको कि ये जब लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स हो ही गया तो हाँ, ये हमारा लेफ्ट और राइट इनवर्स हो ही गया तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और हम लिखे थे इट इज इनफ टू, या वी वांट टू शो दैट कि R एज वन every non-zero element has left as well as right multiplicative inverse। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो है लेफ्ट और राइट इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक हो गया, तो इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकला कि R जो है वो स्क्यू फील्ड है, दैट इज देयरफॉर, सारी बातों को लिख के लिखेंगे, therefore every non-zero element is not equal to 0 belongs to R has left and has left as well as right multiplicative inverse in R, hence R is skew filled या डिवीजन। क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, क्वेश्चन को बदल के भी आ सकता है एग्जाम में कि थ्योरम लिखने की कोशिश करते हैं, लिख देते हैं, इसको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेट R be any ring with unity and it is
and R ring has only improper ideal then R is डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग लिखा हुआ रहे या स्क्यू फील्ड नोट में लिख देते हैं। डिवीजन रिंग कहिए या स्क्यू फील्ड, सिर्फ नाम अलग अलग है दोनों सेम बराबर लिख दिए, याद रहेगा। अब हम लोग एक ऑब्जेक्टिव टाइप का छोटा सा थ्योरम है, वो थ्योरम में देख लें। कोई आइडियल है और उस आइडियल में एक आइडेंटिटी एलिमेंट पहुंच गया। जरूरी थोड़ी आइडियल है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। यदि कोई आइडियल है और उस आइडियल तक, आइडियल किसका होता है? फील्ड का होता है, सॉरी रिंग का होता है। और फील्ड का होता है तो वो आइडियल होता है। वो कैसा आइडियल होता है बताए थे, प्रॉपर नहीं हो, समझ में आ रहा होगा। तो बात तो क्लियर है एकदम, दिमाग में बातें बैठी हुई है। तो यदि आइडियल है तो उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट यदि पहुंच जाता है, यूनिटी एलिमेंट 1, तो वो जो आइडियल है ना वो रिंग के बराबर हो जाएगा। यहाँ बहुत पेचीदा बातें बहुत घूमती है, यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यदि कोई आइडियल है और उसके पास एलिमेंट 1 पहुंच जाए, यूनिटी एलिमेंट जिसे कहते हैं, पहुंच जाए, तो वो आइडियल जो है अपने जिस रिंग का होगा उस रिंग के बराबर हो जाएगा, अपने रिंग के बराबर हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा। Let I be any ideal of ring R and one belongs to ideal I, then the ring is equal to I। बातें समझ गए होंगे। एक बात लगे हाथ बता देते हैं। अब यहाँ पर जो रिंग आर है ये कम्यूटेटिव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि ये कम्यूटेटिव हो तो भी हमारा आंसर ये आएगा, कम्यूटेटिव नहीं हो तो भी आंसर ये आएगा। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी तैयार होगा। वो ऑब्जेक्टिव ऐसा तैयार होगा कि पहला देगा ऑप्शन वेयर आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, दूसरा दे देगा वेयर आर इज ओनली रिंग विथ यूनिटी, और तीसरा ऑप्शन दे देगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, और 4 नंबर दिया हुआ रहेगा आपका नन ऑफ दिस। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा दोनों हो जाएगा। कम्यूटेटिव वर्ड का कहीं कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। गिवन से यूज कर लीजिए। गिवन I be any ideal of ring R and an element belongs to I। कोई दिक्कत
क्या प्रूव करना है, R इज इक्वल टू आई। नाउ वन बिलोंग्स टू आई दिया हुआ है एंड लेट वन बिलोंग्स टू, सॉरी कोई एक एलिमेंट बिलोंग करा लेते हैं आर। कोई दिक्कत नहीं, एक बात याद रखिएगा, ये नॉन जीरो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हैं बात को, तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग मान भी नहीं रहे हैं। इम्प्लाइज दैट ये आइडियल है, ये रिंग है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर 1 देगा, ए देगा, और ये कहाँ बिलोंग करेगा नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं। ये बिलोंग हमारा आइडियल में करेगा कि नहीं, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल क्या लिखे नोट में देख लीजिए, ए बिलोंग्स टू, अभी तुरंत यूज किए थे तो आर ए आर या आर ए टू था ना, 2 नंबर वाला ये बदल था, ए बिलोंग्स टू आई। इस लाइन को देखिए तो, और इस लाइन को, ये इसमें और वही एलिमेंट इसमें, सेट थ्योरी 11th-12th में पढ़े हैं। ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई कर जाए यदि ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या लिखते हैं इस पूरे बात को, ए इज द सबसेट ऑफ, इसी तरह आर इज द सबसेट ऑफ, आर इज द सबसेट ऑफ, again since I is an ideal of ring R, which must implies that I is non-empty subset of R। डेफिनेशन है कि जो आइडियल है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, सबसेट आर का होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 20 है, ये देखिए तो आर इज द सबसेट ऑफ आई, आई इज द सबसेट ऑफ आर। इक्वेशन अल्फा एंड बीटा इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ पर हमारा ये अल्फा होता और हम लिखा दे दी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन अल्फा एंड बीटा इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। इस तरह का चीज़ हमारा हो गया, देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो चीज़ों को देखने के बाद हम समझ जाएंगे आर इज इक्वल टू आइडियल। दिक्कत नहीं और नहीं, वही यहाँ पे क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा कि हम जानते हैं कि रिंग फील्ड और स्क्यू फील्ड में सिर्फ एक बात का अंतर होता है कि स्क्यू फील्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, जबकि फील्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये अक्सर आता है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा कि गिवन एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल दीजिए जो कि स्क्यू फील्ड हो लेकिन फील्ड नहीं हो। बात समझ रहे? स्क्यू फील्ड हो लेकिन फील्ड नहीं हो। अच्छा, ये स्क्यू फील्ड और फील्ड में अंतर क्या चीज़ का है? एक ही चीज़ का अंतर है कि स्क्यू फील्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है,
जबकि फील्ड हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, तो जब हमको एक एग्जाम्पल देना है तो एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करे। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि जो मैट्रिक्स का सेट जब लेंगे तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी कभी होल्ड करता है, कभी कभी नहीं करता है। और हमको तो सिर्फ दिखा देना है कोई एग्जांपल लेकर के कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर किया, तो वो हमारा स्क्यू फील्ड हो जाएगा। बाकी सारा प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा लेकिन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। अब हम प्रश्न उठता है कि ये बाकी सारा प्रॉपर्टी क्या होल्ड करेगा, तो ये बताइए। कम्यूटेटिव पहले तो रिंग होना चाहिए, इसके बाद विथ यूनिटी होना चाहिए, इसके बाद एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास तब हमको मिल जाएगा स्क्यू फील्ड। एक कम्यूटेटिव वर्ड बीच से गायब कर दिए थे। अच्छा, रिंग होना चाहिए तो रिंग के लिए पहला अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, इसके बाद फिर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बात समझ पा रहे होंगे। तो ये सारा चीज़ हमारा होल्ड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप लोग कोशिश करेंगे बनाने का, और यदि बन जाता है तो एक बार आप हमें सेंड जरूर करें। एक कम्यूटेटिव रिंग ले लें, हम आपको हिंट्स कर देते हैं कि वो लेना क्या है। a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, और ये माइनस सी प्लस आई डी, और ये a माइनस आई बी, ये आप ले लेंगे तो ये ऐसा स्क्यू फील्ड हो जाएगा। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करने के कारण ये हमारा फील्ड नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर इसी थ्योरम और थ्योरम के साथ आएंगे। क्वेश्चन हमको भेज दीजिएगा क्वेश्चन बैंक को। बहुत बहुत धन्यवाद।